हेलो डियर स्टूडेंट्स, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट एज आई प्रॉमिस्ड यू। देखिए, यदि आप जानना चाहते हैं कि कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट क्या है, क्यों किया जाता है लाभों का पूंजीकरण और किस तरीके से लाभों का पूंजीकरण किया जाता है, तो ये सभी जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखें, क्योंकि आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन, फॉर द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। तो गाइस, चलते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और शुरू करते हैं इसी क्रम में आज की ई क्लास। देखिए, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट यानी इन जनरल नाम लिया जाए तो हम उसे बोनस इशू भी कहते हैं। इसके कंसेप्ट को हम आगे और पढ़ेंगे, बढ़ेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि व्हाट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। देखिए, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट एक्चुअल में होता क्या है। इसके अंतर्गत जो भी प्रॉफिट्स होते हैं, यानी आप सभी अच्छे से जानते हैं, जो हमारे प्रॉफिट्स होते हैं उनका जो नेचर होता है वो रेवेन्यू टाइप का होता है, यानी आयगत तरीके का होता है। आयगत लाभ यानी ऐसे लाभ जो व्यवसाय के सामान्य संचालन से जनरेट होते हैं। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की वजह से जो लाभ जनरेट होते हैं वो सब प्रॉफिट कहलाते हैं। नाउ इन प्रॉफिट्स को, जो कि रेवेन्यू नेचर के हैं, उन्हें हम कैपिटल नेचर का बना देते हैं। तो कैपिटल नेचर का कैसे बना सकते हैं, यानी हम इसके संबंध में इन प्रॉफिट्स को किसी भी तरह से कैपिटल में शामिल कर लें, यानी कैपिटल में शामिल करते ही हम इन प्रॉफिट्स का कैपिटलाइजेशन कर लेते हैं। आप अच्छे से जानते हैं, जब हम कैपिटल की बात करते हैं तो कैपिटल इज द नेचर ऑफ कैपिटल टाइप, यानी वो पूंजीगत रूप की अवधारणा रखता है। तो ऐसी स्थिति में जब हम रेवेन्यू प्रॉफिट्स को कैपिटल पॉइंट ऑफ व्यू में इंक्लूड कर लेते हैं तो ये होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। बात करते हैं क्यों ये किया जाता है। तो देखिए, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट कब होती है, जब भी कंपनी के पास बहुत सारे प्रॉफिट्स इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ प्रॉफिट्स की बात मैं उन सारे ही फ्री रिजर्व से करना चाहती हूँ जो कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तैयार होते हैं, जिनमें से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है। कई बार कंपनी के पास ऐसा होता है कि कंपनी एक नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड से डिविडेंड इशू करती है। मान लीजिए एक कंपनी का रेट ऑफ डिविडेंड इन जनरल 15% के आसपास रहता है। किसी वर्ष कंपनी के लाभ बहुत ज़्यादा हुए तो उस वर्ष कंपनी का डिविडेंड यदि डिक्लेयर किया जाए तो वो लगभग 30% के आसपास होगा। तो देखिए, किसी साल कंपनी के शेयर होल्डर्स को 15% का डिविडेंड मिल रहा है और किसी साल कंपनी के शेयर होल्डर को जस्ट डबल यानी 30% का डिविडेंड मिलने लग जाए। अगले साल क्या स्थिति होगी, शेयर होल्डर फिर एक्सपेक्ट करेंगे कि उन्हें लगभग 30% के आसपास का ही डिविडेंड मिलना चाहिए। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर साल कंपनी को बहुत अच्छे प्रॉफिट्स हों। तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए, ऐसे शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन से बचने के लिए कंपनी क्या करती है, डिविडेंड का रेट तो वही रखती है जो इन जनरल उसका एवरेज डिविडेंड रेट है, लेकिन जो बाकी बचे हुए प्रॉफिट्स हैं उन प्रॉफिट्स को कैपिटल में शामिल कर लेती है। तो इस तरह से इन रेवेन्यू प्रॉफिट्स को यदि हम कैपिटल में शामिल कर लें तो ये कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट कहलाता है। सिंपल सा तरीका, इसका सिंपल सा पहला कारण जो मैंने आपको दिया कि कंपनी के पास कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स इकट्ठे हो जाते हैं तो वो ज़्यादा डिविडेंड डिक्लेयर करने की जगह इन प्रॉफिट्स को डिविडेंड की अपेक्षा कैपिटल में ट्रांसफर कर देती है। तो ये चीज कहलाती है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। दूसरा इसका कारण ये भी हो सकता है, कई बार कंपनी के पास प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा इकट्ठे होने की वजह से कंपनी ये चाहती है कि शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता जाए। यानी कई बार कंपनी को ज़रूरी नहीं कि बहुत सारा प्रॉफिट हो, तो ऐसी स्थिति में कंपनी लाभांश का वितरण नहीं कर सकती है सही ढंग से। इस कारण यदि कंपनी के पास लिक्विडिटी ना हो, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं जब भी हमने डिविडेंड की बात की थी तो डिविडेंड के लिए मैंने आपको बताया था कि डिविडेंड ऑलवेज कैश में पेमेंट होना चाहिए। कैश से मेरा मतलब बैंक में डिपॉजिट किया जा सकता है, डिविडेंड
डिविडेंड वारंट इशू किए जा सकते हैं, लेकिन डिविडेंड का पेमेंट इन्हीं तरीकों से होता है। लेकिन जरूरी नहीं है कंपनी के पास प्रॉफिट तो बहुत सारे हैं लेकिन लिक्विडिटी उतनी हो, ये जरूरी नहीं है। लिक्विडिटी से मेरा मतलब कैश बैलेंस बहुत ज़्यादा हो, ये जरूरी नहीं है। मिस्टर अंबानी के पास उसकी नेट वर्थ इतनी ज़्यादा है कि वो इंडिया में सबसे ज़्यादा रिचेस्ट पर्सन पर आता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसकी लिक्विडिटी इतनी हो कि वो तुरंत कैश में कोई काम कर सके। तो ऐसी कंडीशन में कंपनी के पास प्रॉफिट्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन लिक्विडिटी नहीं होने की वजह से इन सारे प्रॉफिट्स को प्रॉफिट अकाउंट से यानी रेवेन्यू रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट से निकालकर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो इस तरह से फिर वही बात आ गई कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, यानी जब हम रेवेन्यू नेचर प्रॉफिट को हम कैपिटल में बदल देते हैं तो यही कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट कहलाता है। और इसके दो कारण मैंने आपको दिए हैं कि क्यों हम कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट का ऑप्शन ऑप्ट करते हैं। नाउ अब सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि कैसे करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। देखिए यहाँ दो तरीके हो सकते हैं प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज्ड करने के लिए, और ये पहला तरीका है हमारे पास विदाउट इशूइंग बोनस शेयर, यानी हम कोई बोनस शेयर इशू ही ना करें और हम जो प्रॉफिट्स हैं उनका कैपिटलाइजेशन कर दें। तो देखिए सबसे पहले इसी पर ही बात कर लेते हैं कि किस तरह से काम किए जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहती हूँ कई बार कंपनी के पास पार्टली पेड अप शेयर्स होते हैं। पार्टली पेड अप शेयर्स का मतलब आप अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए एक शेयर 100 रुपए का है जिस पर 80 रुपए पेड अप है। नाउ अब कंपनी के पास बहुत ज़्यादा रिजर्व्स इकट्ठे हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति में कंपनी क्या करेगी, इन 80 रुपए के शेयर्स पर 20 रुपए बढ़ा देगी, 20 रुपए सेल्फ पेड कर देगी। तो ऐसी स्थिति में शेयर होल्डर को 20 रुपए का पेमेंट नहीं करना पड़ा और उसके शेयर्स 100 रुपए पर आ गए। तो ये एक तरीका हो सकता है कि हमने किसी भी तरह का बोनस इशू नहीं किया है। बोनस शेयर क्या होता है इसके आगे हम बात करने वाले हैं, लेकिन फिर भी आप एक बार समझ लीजिए कि हमने किसी भी तरह का कोई बोनस इशू नहीं किया है, लेकिन अपने पार्टली पेड अप शेयर्स को फुल्ली पेड अप कन्वर्ट कर दिया है। यानी आपका 80 रुपए का शेयर था, कंपनी ने 20 रुपए और मिला लिए और उसे फुल्ली पेड अप कर दिया। इस तरह से फुल्ली पेड अप करने पर कंपनी का जो शेयर था वो एक्चुअल में 100 रुपए पर अब एग्जिस्ट करने लगा है कंपनी की बैलेंस शीट में। तो एक तरीका ये हो सकता है कि कंपनी अपने रेवेन्यू प्रॉफिट्स को पार्टली पेड अप शेयर्स को फुल्ली पेड अप शेयर में कन्वर्ट करके भी कैपिटलाइजेशन कर सकती है। नाउ दूसरा और सबसे फेमस तरीका है इशू ऑफ बोनस शेयर। देखिए एग्जाम में कई बार कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट पर शॉर्ट नोट पूछा जाता है, तो आप दोनों तरीकों को एक्सप्लेन करें, पूरी बात को एक्सप्लेन करें। लेकिन यदि केवल बोनस शेयर्स पर ही टिप्पणी या शॉर्ट नोट पूछा जाता है तो अब ध्यान दीजिए, मैं जो आपको समझाने जा रही हूँ इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि बोनस इशू होता क्या है, किस तरह से बोनस इशू किया जाता है और इसके संबंध में क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो सकते हैं। तो गाइज देखते हैं, इशू ऑफ बोनस शेयर की बात करते हैं। सबसे पहले देखिए बोनस शेयर्स में होता क्या है, इसके सबसे पहले मीनिंग के लिए चलते हैं। कंपनी अपने जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उन्हें बिना कोई राशि लिए ही नए अंशों का वितरण कर देती है, यानी नए शेयर्स इशू कर देती है। तो इस तरह का इशू बोनस इशू कहलाता है और इस तरह के शेयर्स को बोनस शेयर्स कहते हैं। बात आप समझ रहे होंगे, किसी भी तरह का कोई कैश ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, हमारे पास जो हमारे कंपनी में जो प्रॉफिट्स खूब सारे पड़े हुए हैं इन सारे प्रॉफिट्स को यहाँ पर नए शेयर्स इशू करके शेयर होल्डर्स को इशू कर दिए। कोई कैश का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ केवल इतना कि कंपनी के पास जो प्रॉफिट एंड लॉस में जो रिजर्व एंड सरप्लस में ढेर सारा बैलेंस पड़ा हुआ है उस बैलेंस को कैपिटल के कॉलम में लेकर आ गए। तो यहाँ पर मान लीजिए एक शेयर होल्डर जिसके पास 1000 शेयर्स हैं 10 रुपए के, नाउ कंपनी के पास रिजर्व्स बहुत ज़्यादा हैं और कंपनी ऐसा कहती है कि हर 5 शेयर के बदले में एक अतिरिक्त शेयर का इशू किया जाएगा। तो ये अतिरिक्त शेयर जो कहलाता है वो बोनस शेयर कहलाएगा। और मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास 1000 शेयर हैं और 5 शेयर पर 1 शेयर मिल रहा है, तो 1000 शेयर पर गाइस कितना होगा,
जी बिल्कुल 200 शेयर। यहाँ 200 शेयर नए इशू कर दिए जाते हैं। शेयर होल्डर ने जो पेमेंट किया है वो 10,000 रुपये का है। 200 रुपये पर किसी तरह का कोई कैश ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। अब देखिए शेयर होल्डर के पास बैलेंस हो गया है 1200 शेयर का और उसने किसी तरह का कोई पेमेंट नहीं किया है, यानी 10,000 रुपये का। यहाँ जो 10 रुपये का पेमेंट किया जाएगा, 10 रुपये वाले जो शेयर्स दिए जा रहे हैं वो कंपनी द्वारा ही पेमेंट किया जा रहा है, यानी कंपनी फ्री में ही बोनस शेयर्स इशू कर देती है और जो भी पेमेंट होता है वो खुद करती है। कारण केवल इतना कि कंपनी के पास रिजर्व्स बहुत ज़्यादा इकट्ठे हैं या कंपनी के पास फिलहाल लिक्विडिटी नहीं है, तो उसने अपने जो रिजर्व्स इकट्ठे हैं उनका कैपिटलाइजेशन कर दिया। गाइस, आपके मन में ये प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि कंपनी ऐसा करे क्यों? क्योंकि यहाँ पर यदि कभी कभी रिजर्व्स बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तो कंपनी की गुडविल पर डिस्काउंट हो जाता है, यानी कंपनी की गुडविल के लिए ये चीज़ अच्छी नहीं होती है कि कैपिटल तो कम है और रिजर्व एंड सरप्लस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो इसलिए कंपनी अपने रिजर्व एंड सरप्लस को सिंपली निकाल कर रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट से कैपिटल अकाउंट में लेकर आ जाती है। केवल ये इतना सा प्रोसेस ही कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट कहलाता है। जल्दी से बात करते हैं, ये भी जनरली छोटे क्वेश्चंस यानी शॉर्ट आंसर्स में पूछा जाता है, क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं बोनस इशू के। तो देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट बैलेंस से निकाला जा सकता है, रेवेन्यू रिजर्व्स जितने भी हैं उनसे बोनस इशू का अमाउंट निकाला जा सकता है, कैपिटल प्रॉफिट से निकाला जा सकता है, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ऐसे कई सारे रिजर्व्स जो कि फ्री रिजर्व्स के रूप में अवेलेबल हैं। फ्री रिजर्व से मेरा मतलब क्या है? जिन पर कि सारे लॉस वगैरह सब मीट आउट कर दिए गए हैं। फाइनली अब कंपनी के पास जो प्रॉफिट्स बचे हैं उन पे डिविडेंड भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। अब कुछ प्रॉफिट्स और बच गए हैं जिन्हें कंपनी बोनस शेयर के रूप में इशू कर सकती है। तो गाइज, यहाँ पर ये मैं आपको बता देना चाहती हूँ, जब हमने डिविडेंड की बात की थी, इशू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड की बात की थी, तो डिविडेंड हमेशा रेवेन्यू प्रॉफिट से ही जनरेट किया जा सकता था, रेवेन्यू प्रॉफिट से ही इशू किया जा सकता था। लेकिन यहाँ पर हम कैपिटल प्रॉफिट्स की भी बात कर रहे हैं। देखिए, सिक्योरिटी प्रीमियम का जनरल यूज पूछा जाता है, तो यहाँ पर जब हम बोनस इशू करते हैं तब भी सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज में ले सकते हैं। कैपिटल रिजर्व भी एक कैपिटल प्रॉफिट, जो भी कैपिटल प्रॉफिट है, चाहे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व्स है चाहे कैपिटल रिजर्व्स हैं, उनसे हम बोनस इशू कर सकते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, डिविडेंड के लिए हमें केवल रेवेन्यू रिजर्व्स चाहिए, लेकिन जब हम बोनस इशू करते हैं तो हमें रेवेन्यू प्लस कैपिटल रिजर्व्स दोनों से ही हम काम कर सकते हैं। तो गाइस, समझिएगा। आगे चलते हैं। देखिए, अब बात करते हैं गाइडलाइंस फॉर द इशू ऑफ बोनस शेयर। देखिए, यहाँ पर जल्दी से बात करते हैं। एक ये छोटी सी गाइडलाइंस मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि बोनस इशू के संबंध में, गाइडलाइंस के संबंध में ये जरूर बताएं, क्योंकि शॉर्ट नोट के संबंध में आपको ये सभी चीज़ें आनी चाहिए और आप अपने नोटबुक में, अपनी कॉपी में, अपनी एग्जाम आंसर शीट में जरूर से लिखें ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल सकें। देखिए, एप्लीकेबल टू लिस्टेड कंपनी, सबसे पहली बात ये केवल एक लिस्टेड कंपनी यानी जो सूचीबद्ध कंपनियां हैं उन्हीं पर ही लागू होता है ये सारी गाइडलाइंस जो कि सेबी द्वारा जनरेट की गई है। इसमें केवल फ्री रिजर्व्स ही यूज होंगे, मैंने आपको बता दिया है इसके सोर्सेज, आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। लेकिन होने सभी फ्री रिजर्व्स चाहिए। फ्री रिजर्व से मेरा मतलब डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया हो, सारे लॉसेस का मीट आउट हो गया हो। फाइनली अब ये जो प्रॉफिट बचा हुआ है, ये जो रिजर्व बचा है, अब ये फ्री है। नाउ, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट, यस, इस पर जरूर से बात कर लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है छोटे वेरी शॉर्ट आंसर्स के लिए। देखिए, यदि रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट से कोई प्रॉफिट हुआ है तो इससे बोनस इशू नहीं हो सकता, ध्यान रखिएगा। भले ही ये कैपिटल टाइप का प्रॉफिट है, लेकिन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कभी भी प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट से हम बोनस इशू नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। कांट इशू इंस्टीड ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड के स्थान पर इसे यूज नहीं किया जा सकता। आप यदि कंपनी ये सोचती है कि हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट ही ना करें और सारा का सारा प्रॉफिट का हम कैपिटलाइजेशन कर दें, तो ये प्रैक्टिस गलत होगी। कंपनी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, उसके बाद बचे हुए फ्री रिजर्व में से कंपनी बोनस इशू कर सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट, फुल्ली पेड अप शेयर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 100 रुपए का शेयर है जिसमें से 80 रुपए मांगे गए हैं और इन्हीं 100 रुपए पर आप बोनस शेयर इशू कर दें। बोनस शेयर्स इशू करने के लिए उस शेयर को 100 रुपए का होना आवश्यक है। तो ऐसी कंडीशन में फुल्ली पेड अप शेयर हो तभी बोनस इशू किया जा सकता है।
नाउ जब भी बोनस डिक्लेयर किया जा रहा है, बोनस इशू डिक्लेयर किया जा रहा है, 6 महीने के अंदर अंदर इन अंशों का इशू हो जाना चाहिए, यानी डिक्लेरेशन के 6 महीने के अंदर इन बोनस अंशों का निर्गमन या इशू हो जाना चाहिए। सिंपल सी बात, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इसके लिए सारे प्रोविजन होने चाहिए। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जिसे हम हिंदी में पार्षद अंतर नियम कहते हैं, पार्षद अंतर नियम और सीमा नियम के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे। तो पार्षद अंतर नियमों में इस संबंध में व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही कंपनी को यदि इस संबंध में कोई व्यवस्था नहीं है तो स्पेशल रेजुलेशन यानी विशेष प्रस्ताव पारित करके व्यवस्था करनी होगी और तभी कंपनी बोनस इशू कर सकती है। तो गाइज ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं जिन्हें आप जरूर से याद रखें। नाउ अब फाइनली हम बात कर लेते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह का होता है, देखिए सबसे पहले जब हम बोनस के लिए प्रपोजल देते हैं, जब भी प्रपोजल किया जाता है बोनस का, तो सरप्लस यानी जो हमारे फ्री रिजर्व्स हैं उन सरप्लस में से एंट्री की जाएगी, उस सरप्लस का अमाउंट निकाल कर डाल दिया जाएगा प्रपोज्ड बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट। ध्यान दीजिएगा, सरप्लस में से प्रपोज्ड बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट में हमने पैसा डाल दिया। नाउ अब एजीएम हुई और एजीएम में इस बोनस इशू को, इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया। तो देखिए क्या एंट्री होगी, जो हमारा प्रपोज्ड बोनस टू शेयर होल्डर था, प्रपोज बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट हमने जो खोला था उस अकाउंट को हम ट्रांसफर कर देंगे टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट। नाउ अब हमारा जो प्रपोज्ड बोनस इशू था वो अब एक्सेप्टेड हो गया है। एक्सेप्ट होने के बाद अब तो बोनस इशू की ही बात आती है। तो देखिए बोनस इशू कीजिए, और बोनस इशू करते वक्त 2 तरीके से हो सकता है। मैंने आपको पहले भी बात की थी, फर्स्ट ऑप्शन, तो फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन हमारे पास यहाँ है। फर्स्ट ऑप्शन में जब हमने बात की थी तो उसमें हमने कहा था कि पार्टली पेड अप शेयर्स को हम फुल्ली पेड अप शेयर में कन्वर्ट करके भी कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए हमारा एग्जांपल वही हम कैरी ओवर करते हैं कि हमने 100 रुपए का शेयर था, 80 रुपए पेड अप कर रखे हैं। अब कंपनी इसमें 20 रुपए जोड़कर इसे 100 रुपए का बना रही है। तो ये 20 रुपए के संबंध में शेयर होल्डर को किसी तरह का कोई पेमेंट नहीं करना है, लेकिन कॉल ड्यू करें। कॉल ड्यू करने के लिए वही एंट्री, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये वही एंट्री है जो हम कॉल ड्यू के लिए करते हैं। लेकिन अब जब बोनस का एडजस्टमेंट किया जाता है, क्योंकि कोई कैश का ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं है, तो सिंपल जो हमारा बोनस टू शेयर होल्डर वाला अकाउंट था, तो बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट जो हमारे यहां पर हमने क्रेडिट किया हुआ है, क्योंकि अब बोनस का एडजस्टमेंट हो रहा है तो इसे डेबिट कर दीजिए, रिवर्स इंपैक्ट दे दीजिए टू शेयर फाइनल कॉल। तो ये हमारी जनरल एंट्री हो गई है। फाइनली अब हम बात कर रहे हैं इशू ऑफ बोनस शेयर, यानी जो हम सेकंड ऑप्शन यूज करते हैं, यानी हमने बोनस शेयर्स का इशू कर दिया। तो इशू ऑफ बोनस शेयर के संबंध में यदि हम पार पर बोनस शेयर इशू करते हैं तो वही, यदि हम सेकंड ऑप्शन ऑप्ट कर रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन का ये रहा, सेकंड ऑप्शन ऑप्ट कर रहे हैं तो हमारा जो यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा था बोनस टू शेयर होल्डर, तो बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हमारा क्रेडिट हो गया यदि हमारा पार पर इशू हुआ है। 100 रुपए का बोनस शेयर 100 रुपए में दे दिया है। लेकिन यदि प्रीमियम पर इशू हो रहा है तो वही बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट, जो कि हमारा हमें रिवर्स इंपैक्ट देना ही होगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो इस तरह से हम यहाँ पर 100 रुपए का शेयर जो है उसके लिए 120 रुपए दे रहे हैं। इस 120 रुपए का बोनस दिया जा रहा है। हमारा शेयर कैपिटल 120 का जनरेट हुआ, इक्विटी शेयर 100 रुपए की, और 20 रुपए का हमारा यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम जनरेट हुआ। तो गाइस कुछ इस तरह से यहाँ पर कंप्लीट जनरल एंट्री मैंने आपको बताई, प्रपोजल करने से लेकर बोनस इशू करने तक का, यानी चाहे फर्स्ट ऑप्शन लिया जाए कैपिटलाइजेशन के लिए या सेकंड ऑप्शन लिया जाए। तो गाइस इस तरह से आज हमने देखा कि किस तरह से बोनस इशू का सारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है, क्या गाइडलाइंस होती है, क्यों कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट किया जाता है। तो गाइस पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। हमारे वीडियो आपको समझ में आ रहे हैं तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर क्या रहे हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। तो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।